नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय ज्वलनशील, अत्यंत गंभीर और चिंता योग्य है। मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की विभत्स स्थिति पर। चूंकि मैं राकेश सिंह परमार क्षत्रिय जाति सामान्य वर्ग से आता हूं, इसलिए मेरे द्वारा कहे बातों को लोग किसी चीज से ग्रसित महसूस कर सकते हैं। और मैं कितना हूं सफाई लूं कि मेरा मुद्दा, मेरा चिंता किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। मेरा चिंता संविधान बनाने वाले पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उस मूल भावना को अपमानित करने से दुखी हुआ है। और अपमान कर रहे हैं वो लोग जो खुद को कथित अम्बेडकरवादी कहते हैं। बाबा साहब के संविधान का नाजायज अपने हितों में इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक का हथियार बनाए हुए हैं। पहले आप जानिए कि आरक्षण का प्रावधान कब हुआ। 1932-33 में इस पर चर्चा हुआ। आप लोगों को याद होगा वो मशहूर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सामाजिक मूल धारा में आवे और वो मेन स्ट्रीम में आवे, यह ऐसा आशंका हुआ कि भाई कुछ कहीं कहीं कुछ छुआछूत वाला मामला है। अब यह सत्य है असत्य है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा आई कि कथित तौर पर कहीं पर छुआछूत का मामला है। हालांकि इस पर अगर विस्तृत चर्चा किया जाए तो ये मेरा 20-25 मिनट का वीडियो कम पड़ जाएगा, 20-25 दिन भी कम पड़ेगा इसकी पूरी विवरण करने में, इसलिए थोड़ा कहना ज्यादा समझना। तब संविधान बनाने वालों ने कहा कि भाई एक 10 साल का प्रावधान किया जाए ताकि ये लोग मेन स्ट्रीम में आ जाए, अगर ऐसा कोई लोग हो तब। लेकिन तब भी संविधान बनाने वाले विद्वजनों को इस बात की आशंका थी कि भाई आरक्षण से कहीं प्रोडक्शन प्रभावित ना हो जाए। कहीं आरक्षण के बल पर जो आदमी कभी रेलगाड़ी में चला ना हो उसको रेल चलाने की जिम्मेदारी न दे दी जाए कि भाई क्या करेगा, रेल का ड्राइवर आरक्षण के आधार पर एक आदमी चाहिए तो ये रहेगा, उसको रेल चलाने आना, उसके जिम्मे तो रेल नहीं दी जा सकती। अब आप कहेंगे कि भाई एयरफोर्स में पायलट की नौकरी में आरक्षण है और ये हमारा आदमी पायलट बनेगा, तो आप उसको जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती। तो संविधान ने कहा कि भाई आरक्षण का प्रावधान तब तक ही रहेगा या वहीं रहेगा जहां प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। यह संविधान की मूल आधार, मूल भावना थी और वो विद्वजनों को यह लगा था कि यह जरूरी है। लेकिन अब चूंकि आरक्षण सोशल हथियार नहीं है, यह वोट बैंक का एक मजबूत आधार है। और अब आरक्षण और कितना दिया जाए, कहां दिया जाए, कब कब दिया जाए, कैसे कैसे दिया जाए, चर्चा इस पर है। 75-80 साल के हम लोग हो गए हैं, हम अब तक यह विचार नहीं किए कि भाई 75-70 साल में अगर हम आरक्षण की बैसाखी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, मतलब हम फेल हो गए हैं सामाजिक न्याय को लागू करने में। और जब से 1952 से अब तक सरकार बनी है तब तक ज्यादातर शीर्ष पर वही लोग हैं जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यह इसलिए नहीं हो पाया कि आरक्षण को ईमानदारी से उन लोगों के लिए लागू ही नहीं किया गया जिनको जरूरत थी, क्योंकि आरक्षण एक हथियार हुआ और जिनके पास हथियार है वो हथियार अपने परिवार को ट्रांसफर करते चले गए। जैसे आरक्षण के आधार पर सबसे पहली बार उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम बने। चलो वो उस वक्त जो थे दलित थे और उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया। लेकिन जब उनके पुत्री जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थी, IFS अफसर, इंडियन फॉरेन सर्विस, नौकरी छोड़ करके इंदिरा गांधी के प्रभाव में, उनके प्यार में, उनके सहयोग से आप राजनीति में आई और केंद्र में मंत्री बनी, वर्षों तक कैबिनेट मंत्री बनी रही। लेकिन जब उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया तो कहा गया कि ये दलित पिछड़ी दबी कुचली वर्ग की है। मतलब जो आदमी इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी है, कैबिनेट मंत्री है, उप प्रधानमंत्री की बेटी है, वो दबा कुचला और पिछड़ा ही है, क्योंकि आरक्षण है।
मित्रों, यहाँ प्रोडक्शन प्रभावित हुआ क्योंकि संविधान बनाने वालों की इच्छा थी कि भाई वो आदमी जो हिम्मत नहीं कर रहा है चुनाव लड़ने का, जो सोच ही नहीं सकता कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, नौकरी पा सकता हूं, उनके लिए धारा 332-33 में यह प्रावधान किया गया कि भाई इनके लिए लोकसभा और विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी, क्योंकि वो अनकंटेस्टेड होगा, ये यहाँ दलित वर्ग का ही आदमी होगा, तो दलित वर्ग के आदमी के सामने वो चुनाव लड़ जाएगा। लेकिन देखा गया कि जब रामविलास पासवान इस सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े तो आजीवन लड़ते रह गए अपने जीवन काल तक, और उनके जीवन काल के बाद उनका बेटा चिराग पासवान उस सीट पर कब्जा जमाया। चिराग पासवान कौन था? वो जिसके पिताजी वर्षों तक कैबिनेट मंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए सफारी और वो बंद गले की सूट हर बार सिलवा लेते थे कि अब दलित का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और वो सूट सिलवा कर तैयार हो जाते थे और हर बार मुंह की खाते थे। उनका बेटा पैसे के दम पर फिल्मों में हीरो बनने का प्रयास किया, मतलब समर्थवान था, सक्षम था। उसने आरक्षण के मूल भावना प्रोडक्शन को प्रभावित किया, क्योंकि वहां पर एक दलित वर्ग का आदमी चुनाव लड़ता जो दलित से लड़ने की साहस कर पाता था। लेकिन अब रामविलास तो नए जमाने के वो बन गए जिसके विरुद्ध लड़ाई थी सामंत। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई आम दलित वर्ग का आदमी सोच भी ले चिराग पासवान के सामने चुनाव लड़ने की। वही पिछड़े वर्ग के साथ हुआ। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। तो उत्तर प्रदेश बिहार की चर्चा करें तो यहाँ एक तरफ मुलायम सिंह और एक तरफ लालू परिवार का एक नया साम्राज्यवाद उत्पन्न हो गया। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई और अहिर नहीं है, कोई यादव नहीं है। अगर यादव है कहीं तो सिर्फ मुलायम सिंह और उनका परिवार और लालू प्रसाद और उनका परिवार। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये परिवार के लोग जेल के मुहाने पर है। भ्रष्टाचार में इतना डूब गए तो उनको पता नहीं चल रहा कि भ्रष्टाचार कहां तक है, क्योंकि उतना तक डूब भी नहीं सकते। लेकिन अब इनके परिवार का प्रेरोगेटिव हो गया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश के राजनीति में रहेगा तो वो मुलायम परिवार का सदस्य होना ही चाहिए, अगर कोई बिहार का राजनीति में रहेगा तो वो लालू परिवार का होना चाहिए। बाकी यादव लोग अपना भय चलाए, भाड़ में जाए। लेकिन अब एक अत्यंत दुखद समाचार मिला है जिस पर चर्चा करना जरूरी हो गया, और मैं यह भूल गया कि मैं सामान्य वर्ग का हूं और मेरी बात को लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित मान सकते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं वही विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो लोग और बता नहीं पाते या उनको बताने नहीं दिया जाता। मित्रों, मुद्दा है कि नई एमडी की कट ऑफ लिस्ट आई है। एमडी मतलब मास्टर ऑफ डॉक्टर, एमएस और एमडी होती है। एमबीबीएस करने के बाद आदमी परास्नातक करता है चिकित्सीय विज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्र में, तो वो एमडी करता है। एमडी में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम इसलिए होता है कि काबिल हो गया, पहले आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी में आएंगे और एमडी की एंट्रेंस एग्जाम से उसमें अगर आप बढ़िया नंबर लाएंगे तो आपको एमडी में एडमिशन होगा। हमारे भी कई लोग जाने वाले, मेरे भी एक मित्र है, उनकी बेटी अब की बार एमडी में निकाली है और लखनऊ में उसका हो गया है। तो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ तो वर्ग में ये वर्ग आया हुआ है। रिजर्वेशन क्लास ST/ST वर्ग के लिए -40 नंबर आया हुआ है कि आप 0 नहीं -40 भी अगर लाएंगे तो आपका एमडी में दाखिला होगा। मतलब एक तो इस देश की ऐसी खास्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था है, जो काबिल डॉक्टर हैं उन्हीं की डॉक्टरी काबिलियत पर प्रश्न है, और जो काबिल हैं उनके डॉक्टरी करने पर प्रश्न है, क्योंकि आप हर तीसरे दिन हड़ताल पर चले जाते हैं। आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सामने अगर किसी ने नजर उठा लिया तो आप हड़ताल पे चले जाएंगे। वो एक अलग विषय है, वो इससे रिलेट नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो अब रिजर्वेशन क्लास का वो डॉक्टर जो -40 नंबर लाएगा, मतलब अव्वल दर्जा का नकारा है, और वो एमडी बनेगा और वो विशेषज्ञ कहलाता है। मतलब एमबीबीएस तो एक सामान्य आप बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी के, मतलब आप चिकित्सीय विज्ञान में स्नातक हो गए। लेकिन परास्नातक आपको होता है विशेषज्ञता होगी, आप एक किसी जैसे आई विशेषज्ञ, चेस्ट विशेषज्ञ, गायनी विशेषज्ञ, लंग्स विशेषज्ञ, मतलब आप एक विशेषज्ञता हासिल करते हैं कि मैं एमबीबीएस के बाद फलाना विशेषज्ञता हासिल करता हूँ। जैसे इंजीनियरिंग में बीटेक होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद एमटेक होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी तरह से एमडी होता है। तो इतनी
महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह पर वो आदमी जाएगा जो नकारा है, वो एक प्रश्न भी सही नहीं बताए, और जो बताए वो गलत बताए, इसीलिए माइनस नंबर कटा। माइनस नंबर इंटरेस्ट हुआ कि अगर आप कोई प्रश्न बताते, मान लो 2 नंबर का प्रश्न है, तो अगर आपने सही बताया तो आपको 2 नंबर मिला, गलत बताया तो आपको -2 नंबर मिला। मतलब वो आदमी को -40 मिला, मतलब उसने 10-15 नंबर, मुझे मालूम नहीं इसमें -5 नंबर कट रहा है कि -2 नंबर कट रहा है, मुझे इसकी डिटेल नहीं है और हर बार अलग होता है। लेकिन -40 में अगर 5 नंबर एक का होगा तो मतलब 8 नंबर उसने 8 क्वेश्चन गलत बताया था, तभी तो माइनस, और सही एक भी नहीं बताया, तभी तो माइनस में हुआ। मतलब वो MBBS ही कैसे बन गया, इसी में विचार हो, MD कैसे बन रहा है, इस पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण का मायाजाल है और वोट बैंक का कमाल है कि उसको MD में दाखिला दिया गया। अब मेरा मांग है कि चलिए आपने आरक्षण के आधार पर उसको दे दिया, विशेष सम्मान, मैं भी चाहता हूं हमारे भाई को सम्मान मिले, लेकिन एक प्रावधान तो किया जाए कि ये जो अनोखे वर्ग के डॉक्टर बन के निकलेंगे, इनका इलाज वही लोग करवाएं जो लोगों ने इनको आरक्षण दिया है और जो दाखिला लिया है। क्योंकि भाई ये विशेषज्ञ है ना आपके नजर में, तो अपने इलाज खुद करवाइए, या आम जन को साजिश की तरह से मरवाने के लिए छोड़ देंगे? क्या नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह अपनी चिकित्सा इन डॉक्टरों के सहारे करेंगे? मेरे ख्याल से इनसे पट्टे भी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उनको इनसे इलाज नहीं कराना, वो तो उनका इलाज विदेश में होता है। वो आपके लिए मरने के लिए छोड़ेंगे और आप जाएंगे गैस्ट्रिक की बीमारी देने के लिए, और आपको बवासीर का इलाज कराया जाएगा, क्योंकि यह डॉक्टर इस विद्या से जाकर के पढ़ा है जो डॉक्टरी के योग्य ही नहीं है। यह होता है संविधान बनाने वाले के मूल भावना का हनन, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने आरक्षण का प्रावधान किया था कि प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। अब यहां तो पूरी की पूरी जनरेशन प्रभावित हो रही है, लेकिन आरक्षण देने वालों को शर्म नहीं आ रही है और उन्होंने कोई कहना उचित भी नहीं समझा है। मित्रों, अगर मैं अपने मुंह से कहूंगा कि आरक्षण इस देश को बर्बाद कर रहा है, तो आप कहेंगे कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है या राजपूत है, इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है इसलिए कह रहा है। लेकिन यह राजपूत, ब्राह्मण और दलित भूमिहार होने का मामला नहीं है। यह देश के भविष्य और देश के स्वास्थ्य में घून लगाने वाला मामला है। हम इसको विदेशी साजिश में नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान की साजिश थी कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके हमारे निहत्थे लोगों को मार दिया, चीन की साजिश थी कि हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, अमेरिका की साजिश थी कि टैरिफ लगा दी। नहीं, यह खुला चैलेंज है और खुला समर्थन है भारत के सरकार, आज की और कल की, और जो कल थी की। मतलब 1952 से लेकर के अब तक के सरकारों की यह साजिश है कि हमारे देश के लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में या और भी किसी क्षेत्र में उत्तम लोगों की सेवा ना ले पाए, इन नकारे लोगों को एडमिशन दिया जाए। यह दुखद विषय आपके लिए चिंताजनक हो। इसी निवेदन के साथ एक प्रार्थना और करता हूं कि इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी समूह में साझा करें, ज्यादा से ज्यादा समूह में साझा करें, ताकि यह मुहिम बने और सरकार सोचने पर मजबूर हो। तब जाकर के नकारों को अकल आएगी और सार्थक आदमी, दलित साहब हमें कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण वाला ही आवे, लेकिन कम से कम वो पढ़ा लिखा तो हो। आपको पढ़ने में सहूलियत है, आपको दाखिले में सहूलियत है, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे? मतलब यहां यह बात साबित होता है कि आरक्षण से आदमी खुद को घिसक सकता है, दौड़ नहीं सकता। तो क्या संविधान बनाने के बाद संविधान का अब तक पालन करने और कराने वालों की इच्छा है कि दलित वर्ग का लोग सिर्फ बैसाखी के सारे घसीटते न, खुद के दम पर दौड़े न, आपके बच्चों का मुकाबला न कर सके, रेस में आपके समानांतर न दौड़ पावे? विचार जरूर करिएगा कि साजिश इनकी है या उनकी है, या आपका नकारा बने। इन्हीं दुखद विषय पर दुख जताते हुए मैं राकेश परमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।